नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं 2024 को लेकर हो रहे मंथन की। दरअसल इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं 2024 को लेकर मंथन कर रही हैं और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी भी मंथन कर रही है और आज इसी को लेकर एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी में इस वक्त चल रही है, जिसमें 2024 को किस तरीके से साधा जाए, किस तरीके से लक्ष्य बनाया जाए, इसको लेकर तमाम चर्चा हुई। यानी कि 2024 को लेकर तमाम लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए समाजवादी पार्टी में और अब उसी लक्ष्य को भेदने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, वो भी अपने ही गृह क्षेत्र में, अपने ही किले में, उसके बाद कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बन जाती है। तो अब पदयात्रा शुरू की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगस्त क्रांति पर अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बैठक की और माना जा सकता है कि अखिलेश यादव 9 अगस्त से यूपी के पूर्वांचल में अपने मेगा प्लान को शुरू करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और राजभर को चुनौती देने के लिए, पटखनी देने के लिए अब अखिलेश यादव का बदला अंदाज नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से कई आरोप प्रत्यारोप उन पर लगे हैं, अब कह सकते हैं कि वो आक्रामकता के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि वो पूर्वांचल दौरे पर भी रहे। खास तौर से कह सकते हैं कि पूर्वांचल को साधना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है। तो इसकी शुरुआत पार्टी 9 अगस्त से करने जा रही है और इस दिन देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी और पूर्वांचल के तमाम इलाकों के लिए अखिलेश यादव का जो प्लान है, जो मकसद है, वो बेहद क्लियर है। और बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के सामने ब्रांड मोदी को चुनौती देना भी अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और किस तरीके से इन तमाम चुनौतियों को पार कर पाती है समाजवादी पार्टी, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। तो ये पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जो तमाम राजनीतिक दलों को की अहमियत को बखूबी दर्शाता है। तो पूरब में साइकिल और सवारी होंगे अखिलेश यादव। 2024 के लिए जो मेगा प्लान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि लगातार बीजेपी भी यहां पर अपने प्लान को मजबूती के साथ धार देने में जुटी हुई है। 9 अगस्त से लेकर इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये 27 अक्टूबर तक चलती रहेगी। इसका समापन 27 अक्टूबर को होगा। तो 2024 को लेकर ये खास चर्चा इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है हरीश जी आपका भी। शुरुआत करते हैं चर्चा की मनोज यादव जी आपसे। पूर्वांचल कितना अहम है इस बार आपके लिए, क्योंकि बाई इलेक्शन में देखा नतीजे आपके मुताबिक नहीं थे, तो अखिलेश यादव बेहद आक्रामक से लग रहे हैं इस बार। मनोज देखिए, नतीजे जरूर हमारे हिसाब से नहीं आए, लेकिन जो नतीजों का लड़ाई का जो फैक्टर आया हम लोगों के सामने, वो बहुत ज़्यादा अंतराल वाला नहीं है कि 10% का अंतर हमारे और बीजेपी के अंदर रहा। अगर 37.5% वोट हमें मिला है तो लगभग 40% के आसपास का वोट बीजेपी को मिला है। तो ये जो गैप है वो गैप बहुत बड़ा नहीं है। बीजेपी की बेचैनी इसीलिए है स्वाति जी कि बीजेपी चाहती है किसी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो 37.5% का वोट है, इस वोट को डेंट लगे और ये वोट घटता जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी जमीन की पार्टी है, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और कोई हमें कभी जिसे कहते नहीं कि तस्तरी में परोस के सत्ता हमें कभी नहीं मिली है। चाहे वो कांग्रेस का ज़माना रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, चाहे बसपा से रहा हो। हाँ, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता ने, हमारे अगुआ ने संघर्ष किया है, जेल गए हैं, सड़कों पे हमने धरना प्रदर्शन किया है, लाठियाँ खाई हैं। इस आधार पे ही हमको सत्ता मिली है। तो समाजवादी पार्टी ये जानती है कि कैसे हमें सत्ता चाहिए, कैसे हमें सत्ता लेनी है और लड़ाई तो अब लोकतंत्र को
बचाने की है। अभी तक लड़ाई लोकतंत्र को मजबूत करने की थी, लेकिन अब बिल्कुल उलट ये पदयात्रा आपकी तरफ से निकाली जा रही है, इस पदयात्रा का क्या मकसद है, इसकी कितनी जरूरत थी इस बार आपको? देखिए, जो चुनाव हम लड़े हैं 2022 का या 19 का 17 का, तो समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने मुद्दों की जगह तमाम सारे षड्यंत्रों पे चुनाव लड़ा है। और वो ऐसे षड्यंत्र हैं जो जनता के दिमाग में, जिसे कहते हैं ना, जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक वैसे ही जनता के दिमाग में बहुत सारी नफरतें भर दी गई हैं। ये पदयात्रा से सीधा और साफ मैसेज ये देना है हमें जनता के बीच में जाके, जो तमाम सारी चीजें जहर के रूप में भरी जा रही जनता के दिमाग में और मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अगर कोई एक छोटा सा मुद्दा स्वाति जी आ जाए हिंदू मुसलमान का, तो उस पर बीजेपी कितना वोकल हो जाती है। लेकिन अगर वही बेरोजगारी का मुद्दा हो, वहीं पे महंगाई का मुद्दा हो, वहीं पे लोगों को तमाम सारे जो अवसर मिलने चाहिए उसके मुद्दे हो, उन पे बीजेपी बिल्कुल चुप मार के बैठ जाती है। ऐसा जैसे लगता है कि कोई अजगर खा के अपना बिल्कुल मस्त पड़ा हो। और जब ये हिंदू मुसलमान और इन सारी चीज़ों पे जो धार्मिक वो वाली मुद्दे होते हैं, उस पर बिल्कुल जिसे कहते नहीं, वो कालिया नाक की तरह बिल्कुल सर फनफना के खड़े होके फिर वो फुफकार मारते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ इन्हीं को आता है। तो उस जनता को जगाना है, जनता को बताना है कि आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है ये सरकार डबल इंजन की। आपको राशन तो दे रही है एक तरफ, लेकिन राशन से 10 गुना ज्यादा महंगाई आपके ऊपर डाल के और बहुत छोटा सा अंश आपको राशन के रूप में दे रही है। ये बातें जनता को बतानी पड़ेगी। जो लड़ाई होती है, जैसे अभी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि हमने आदिवासियों को बहुत आगे कर दिया और राष्ट्रपति बना दिया, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या ये बता पाए बीजेपी के लोग अब तक कि इतनी बड़ी राष्ट्रपति का पद देने के बाद अब तक बीजेपी ने कितने आदिवासियों के लिए कौन सा काम किया है? कोई एक नजीर प्रस्तुत कर दे बीजेपी कि जो भारत के इतिहास में आदिवासियों के लिए अभी तक नहीं हो पाया, वो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। क्या उनके पहाड़ों की लड़ाई किसी से छिपी है? क्या नक्सलियों को जिस तरीके से एक गांव का उदाहरण मैं बताता हूं कि 550 लोगों को जेल में भेज दिया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा, और अब जाके उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है किसी एक्टिविस्ट के द्वारा जो महिला वकील थी। यानी 5.5 साल की सजा एक पूरे नक्सलियों के गांव को जेल में ठूस के कर दिया गया। ये अचीवमेंट क्या है? अगर 5.5 साल अगर आदिवासी जेल में रहते हैं बिना किसी अपराध के स्वाति जी, तो क्या ये बीजेपी को बताना नहीं पड़ेगा? तो ये सारी जो चीजें जो उसने भ्रमित किया है जनता को, इस पदयात्रा के माध्यम से जनता को जगाने का काम किया जाएगा और बीजेपी को भी जगाने का काम किया जाएगा कि अगर सत्ता आपको जनता ने दी है। पदयात्रा निकाल रहे हैं तो बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है और हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है और लगभग 2 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की बात बीजेपी कर रही है। क्यों हरीशचंद्र जी? जी बिल्कुल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो आपका का भी सर हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, एक चुनाव बीतते नहीं दूसरे चुनाव पर पहले ही तैयारी। हरीश जी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड एक संगठन है और कार्यकर्ताओं और संगठन का जो उद्देश्य है वो जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम करना, जन सरोकारों को जवाबदेह होना और उसको लेकर के पार्टी के संगठन और पार्टी की सरकार दोनों निरंतर काम करते हैं। आप देखिए हमारे सांसद, विधायक, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोग जनता के बीच रूबरू होते हैं, जाते हैं, प्रवास करते हैं, उन लोगों के साथ संवाद करते हैं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, उनको जागरूकता पैदा करना होना या उनकी समस्याओं का समाधान हो, विकास के नए नए आयाम पे काम करना, इन सब विषयों को लेकर के सरकार काम करती रहती है। समाजवादी पार्टी पदयात्रा निकाल रही, सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाने के लिए स्वतंत्र है, ये उनका अधिकार है, ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है आज अपने
इस पदयात्रा के माध्यम से सॉरी वो जनता में क्या संदेश देगी कि भ्रष्टाचार मुक्त या अपराध मुक्त व्यवस्था के लिए जो योगी सरकार काम कर रही है उसका खिलाफत करेंगे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही उसकी खिलाफत करेंगे, बताएंगे कि वो अच्छा कार्य नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने काम हो रहे हैं, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट के निर्माण हो, मेट्रो परियोजनाएं हो, क्या उसका विरोध करेंगे। आज लोगों को चिकित्सा सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए कार्य हो रहा है और लोगों को 5 लाख तक की इलाज के जो गरीब परिवार हैं उनको छूट है सरकार के ने उसकी भरपाई करती है, क्या उसका विरोध करेंगे। यानी तो आपका कहना है कि सपा के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिनको लेकर वो आपको घेर पाए, आप पर निशाना साधते हैं। स्वाति जी एक सेंटेंस और कोई भी यात्रा या राजनीतिक दल जब कोई चाहे पद यात्रा करें या यात्रा निकालें तो उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक स्पष्ट मैसेज होता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि विजन तो क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने। और देखिए इस वक्त ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, इससे पहले वो वाराणसी पहुंचे और अब पूर्वांचल को साध रहे हैं और भी जगहों पर निकलने की बात करें, यानी कि अब कुछ अलग अलग दिख रहा है इस बार, कोई मौका छूटने नहीं दे रहे हैं। दौरा करना अलग विषय, लेकिन हमारे पास मैसेज क्या है जनता का? नहीं जिस तरह से उससे पहले आरोप लगते थे अखिलेश यादव के ऊपर कि एसी से निकलते नहीं है, घर में बैठकर ही राजनीति करते, लेकिन दिखा तो दिया कि घर से बाहर निकलकर वो दौरे कर रहे हैं। मुश्किल से 1 आध 2 दिन वो घर पर रहते हैं, उसके बाद तो वो तमाम दौरों पर इस वक्त निकल रहे हैं, संदेश तो दे रहे हैं और विजन भी क्लियर है। हरीश जी इस बात अपने संगठन के सहयोगियों की बात को उन्होंने उनके साथ रहते हुए न स्वीकार कर लिया, बाद में स्वीकार कर लिया, यह सही अच्छी बात है जी। लेकिन मुख्य जो बात है कि किसी भी राजनीतिक दल का नेता जब कहीं प्रवास कार्यक्रम करता है तो उसका मकसद एक जनता को संदेश देना हो। तो मेरा कुल सवाल आपके चैनल के माध्यम से इतना है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या संदेश देंगे कि भाजपा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो गलत है, भाजपा गरीबों के साथ खड़ी है वो गलत है, भाजपा एक पारदर्शी व्यवस्था दे रही, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए काम कर रही वो गलत है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बताना होगा और कहीं न कहीं उल्टे उस यात्रा में उन्हीं से सवाल जवाब न होने लगे, जनता ने करने। ठीक है हरीश जी, आपके पास वापस लौटेंगे सर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक रिएक्शन उनका भी हम ले लेते हैं शुरुआत में। अजय जी, आप कैसे आंकलन करेंगे 2024 और ये पूर्वांचल जिसको लेकर आप देख रहे हैं लगातार जद्दोजहद की जा रही है, कितना जरूरी है ये पूर्वांचल? स्वाति जी, समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए कहा गया कि आजमगढ़ की सीट हारी तो इनके ही सहयोगी लोगों ने कहा कि अखिलेश जी को वहां जाना चाहिए, नहीं गए। ठीक है, अब ये 9 अगस्त से लेकर के और 27 अक्टूबर तक लगभग 1.5 महीने 2.5 महीने की ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब यात्रा क्या है? देश बचाओ और देश बनाओ। देश बचाओ और देश बनाओ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये ठीक है, आप महंगाई लेते, कोई और चीज़ लेते, सारी चीज़ें एक जन जागरण का माहौल बनाते, लेकिन वहीं तिरंगा यात्रा हो रही इनकी। भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर इधर बहुत है, वो ये है कि जिस दिन वो एक चुनाव समाप्त होता है दूसरे चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देते हैं। अब अभी विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, लोकसभा की तैयारी आज के ही नहीं जिस दिन से समाप्त हुआ अब इनके पन्ना प्रमुख हैं। किस तरह से इस तरह से लोग काम करते हैं, संगठन की दृष्टि से अलग और मैनेजमेंट की दृष्टि से अलग ये चुनाव लड़ते हैं। यही कारण है कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसके जवाब में अब ये देश बचाओ देश बनाओ का नारा दे करके निकले। लोगों को जोड़ना है इस समय। समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल से ही अपना गढ़ मानती रही, पश्चिम तो चौधरी चरण सिंह के बेटे के हक में दे दिया और लेकिन पूर्वांचल जो है जहां से आप समझिए आजमगढ़ जैसी जगह से
जहां से मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश गढ़ खुद रहे, वहां से सीट हार जाना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर चाहते, अब क्यों नहीं गए ये तो एक अलग बात है, जवाब इनकी पार्टी के ही लोग देंगे क्यों गए। लेकिन जो जनदृष्टि ये सही है कि इधर पिछले कुछ वर्षों में जब से यहाँ योगी जी बने हैं तब से अखिलेश ने मिलना जुलना, केवल एक चौकड़ी थी 10-12 लोगों की, उनके सलाह पर आते थे और सारी चीज़ें हैं। हम लोगों से भी मिलना उनका बहुत मुश्किल हो जाता था। पहले जो नेताजी में गुण था, निकलते थे, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 20-25 लोग भी खड़े तो नेताजी अपनी गाड़ी रोक देते थे। रात रात में मैंने उनको देखा। लेकिन अब नेताजी का अपना कद था और अखिलेश जी का अपना है। किस तरीके से वो ये चुनाव लड़ेंगे, ये एक रणनीति इनको जो है वो तय करनी। अब एक तो और चीज आ गई स्वाति जी, अब तो उत्तर प्रदेश मॉडल भी आ गया। अभी तक गुजरात मॉडल की प्रशंसा होती थी, अब उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर मॉडल आ गया। तो इन सब चीजों का जवाब भी विपक्षी दलों को देना है। बोमई जी ने उठा दिया कि साहब उत्तर प्रदेश मॉडल बहुत अच्छा हो गया है। तो अब उत्तर प्रदेश मॉडल, पहले गुजरात मॉडल होता था, विकास के नाम पर लोग वहाँ जाते थे अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, आज यहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इस भाजपा शासन में थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को अगर नियंत्रित कर लें, थोड़ा दबाव में कर लें, जिस तरह से मंत्री और अधिकारियों में चल रहा है, तो काफ़ी कुछ उसका फल मिलेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देश बचाओ देश बनाओ, क्या इनका उद्देश्य है, क्या है। अगर जगह जगह जाके ये लोगों को जागृत करें तो ठीक है, अच्छा है, विपक्षी दल के रूप में ठीक है। मनोज जी, मुझे लगता है आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मनोज जी, ये बताइए कि विजन क्या है। जैसा कि सवाल उठाया वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने भी ये कहा कि ये मुद्दा विहीन हो सकता है, मतलब इसका मकसद क्या है, विजन क्या है, साधना क्या है? निश्चित तौर पे मुद्दे बहुत हैं और समाजवादी पार्टी को एज ए विपक्ष में रहते हुए उन मुद्दों को लगातार उन पे काम करती आई है, देखती आई है। देश तभी जब बचेगा तभी बनेगा। क्या हो रहा है, संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आज अगर हो सकता है बड़े किसी चैनल पर डिबेट ना होती हो इस तरह की बातें, लेकिन जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हैं और जो जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो लिखने के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो सब लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं कि किस तरीके से आज देश का मीडिया सरकार के खिलाफ एक भी शब्द कहने से पहले 10 बार सोचता है। तो देश तो बचाना पड़ेगा। और जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को सहने खत्म किया जा रहा है एक प्रलोभन देके, और बीजेपी जो राजनीति करती है वो सभी को पता है, वो भावनात्मक राजनीति पे ज़्यादा फोकस करती है। क्या भावनाओं से देश चलाया जा सकता है? भावनाओं से किसी मुद्दे को हो सकता है समेटा जा सकता हो सकता है उस मुद्दे को बेहतर बनाया जा सकता हो, लेकिन भावनाओं से देश और संविधान नहीं चलाया जा सकता है। देश चलेगा तमाम सारे उन मुद्दों से जिन मुद्दों पे ये देश और तमाम दुनिया के देश चलते आए हैं। अगर लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा, लोगों की शिक्षा बेहतर नहीं होगी, लोगों का स्वास्थ्य के लिए सरकारें जागरूक नहीं होंगी, लोगों को महंगाई जैसी चीज़ों पे धकेला नहीं जाएगा, लोगों को जीवन में जो अवसर नए प्राप्त करने हैं वो अगर नहीं दिए जाएंगे, तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि बेहतर लोकतंत्र और संविधान की तमाम सारी चीज़ें बच पाएंगी। इसलिए समाजवादी पार्टी उन सारे स्तंभ जो हैं, जो कह सकते हैं, जो बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए न्यायालय को, क्या ले पा रहा है? जिन मुद्दों पे तमाम याचिकाएं पड़ती हैं उस पे भी प्रेशर है। आज आपके पक्ष में थोड़ी सी बात होती है, अगले दिन वही जज साहब पता नहीं क्या कहने लगते हैं, कहते हैं ना ये तो गलत हो गया। मैं इलाहाबाद का अगर प्रयागराज का वो उदाहरण दूं कि जिस व्यक्ति के नाम उसका मकान नहीं था और उसको अपराधी सरकार ने बनाया, उसकी पत्नी के मकान को सिर्फ इतना कह के गिरा दिया कि ये अपराधी है और इसका नक्शा नहीं पास था। क्या गड़बड़ बना था? आगे का छज्जा या कोई गेट या दीवार या एक कमरा कि पूरा मकान, इतना पुराना मकान ही गिरा दिया गया, पूरा 2 घंटे में तहस नहस कर दिया गया मकान। पता नहीं किस बैंक से लोन रहा होगा, किस तरीके से मकान पूरी जिंदगी में बनाया गया होगा। मैं तो कहता हूं गोमती नगर में एक विधायक, एक मंत्री थे भाजपा सरकार के, विस्तार में उनकी कोठी बन रही थी, अवैध रूप से बन रही थी, सिर्फ एलडीए ने रोक लगा दी। मैं तो उम्मीद करता हूं उसको गिरा दो जाके ना,
नहीं गिरा सकते हो आप। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, वो जनता के बीच समाजवादी पार्टी जाएगी हर मुद्दों पे। जो ये सरकार षड्यंत्र के माध्यम से, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से अगर वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं तो हम उनको बताने का काम करेंगे। इस पद यात्रा का सबसे मूल मकसद यही है कि जो अधिकार जनता के हैं, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो जुलाहा हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, जिसको जो अधिकार है उस अधिकार की रक्षा करना विपक्ष का काम है। सरकार का तो सबसे बड़ा दायित्व है कि उन अधिकारों को दे उन लोगों को। मीडिया को आप कटघरे में ला रहे हैं बहुत देर से। देखिए, मीडिया पे सवाल उठाना लाजमी हो गया। मैं आपके चैनल पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। आपने समय समय पे आवाज़ उठाई है, उसका परिणाम ये हुआ है कि भारत समाचार में भी 48 घंटे पता नहीं वो कौन सी एजेंसी है जो बैठ के जांच करती रही। वो यही परिणाम था ना कि आप अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो आपकी ईडी की जांच होगी। तो ठीक वैसे ही जो चाटुकारिता करते हैं उन पे कोई जांच नहीं, वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैसे पैसा ला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, उनकी आय हर साल 10 गुना बढ़ती जा रही है, इस पे कोई सवाल नहीं। मैं थोड़ी सी बात का जवाब दे दूं श्रीवास्तव जी की, कैडर बेस पार्टी की बात की, और मैं लगातार मजाक मोड में भी कहता हूं और आज तो सीरियस होकर कह रहा हूं। 6 साल की सरकार चल रही है। हरीशचंद्र जी के साथ मैं पिछले 5-6 सालों से बैठ रहा हूं टीवी चैनल पे। हम तो सत्ता में नहीं हैं तो मेरे अधिकार की तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रीवास्तव जी के लिए मैंने लगातार कहा कि इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और आपके यहाँ ब्रेकिंग भी चल रही कि 2 प्रत्याशी उन्होंने उपचुनाव के लिए एमएलसी के घोषित कर दिए। अरे ऐसे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता बेस जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उनके लिए बीजेपी कब सोचे कि ये आयातित नेताओं को ही सिर्फ देती चली जाएगी सब कुछ। कोई बसपा से आया उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, कोई आया कांग्रेस से उसको वो वाला विभाग दे दिया, मलाई PWD दे दिया, और कोई और कहीं से आया उसको और अच्छा विभाग दे दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी कब क्या प्रोवाइड कराएगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। एक महत्वपूर्ण और बात बताऊं, गठबंधन पे हमारे सवाल उठाया हरीशचंद्र जी ने, और मैं बड़ी वैसी बात कहूंगा शायद हरीशचंद्र जी को पता भी होगी। आप हमें 2 बातें कही राजभर जी ने, और हमने अपना गठबंधन इसलिए खत्म किया कि हर गठबंधन वाले दल का एक दायरा निर्धारित है जिसको हम अपना संविधान कहते हैं कि किस दायरे में बोलना है। ये तो साहब वो है जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया निषाद जी ने, और इतनी गंदी बात कह दी। वो निषाद जी मंत्री हैं इसी योगी 2 में। आप सोचो, इनकी इतनी सत्ता की लालसा है, इतनी इनको लालच है कि आराध्य भगवान श्री राम पे आवाज उठाने वाले, वो भी कितना, मैं तो आपके चैनल पे वो शब्द कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर का आत्मा मुझे इतनी ताकत नहीं दे रही कि मैं भगवान राम के बारे में उस तरह की टिप्पणी चैनल पे कर पाऊं। लेकिन निषाद जी ने क्या कहा था? क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं सुना था, या इनका जो केंद्रीय नेतृत्व तो उसने नहीं सुना था, या जो RSS है उसने नहीं सुना था? किस लालच में? आपके पास बहुमत है, उठा के फेंक दो निषाद को, लेकिन लालच एक बात का, सत्ता का। अरे ये वाला हो गया। अजय जी ने कहा ना कि नेक्स्ट डे ऑन चुनावी मोड। नेक्स्ट डे मतलब एक कहावत वो जरूर कहूंगा, 100 जूता खा फिर भी घुस घुस तमाशा देखने वाले ये हैं। इनको कितना लज्जित कर दो, कितना इनकी बेइज्जती कर दो, लेकिन सत्ता के लिए ये सब कुछ कर डालेंगे। ठीक है, आपने भी तो एक गुलदस्ता बनाया था, गुलदस्ते के फूल इधर उधर हो गए, समेट नहीं पाए। मनोज जी आप भी तो, देखिए ये स्वाति जी मेरे ख्याल से बड़ा छोटा सवाल है। राजनीतिक लोग अगर किसी को सत्ता विपक्ष में साथ रहना है 30 तो, सेकंड में सर जवाब दीजिए। मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को साथ रहना, तमाम सारे जो हमारे संगठन के साथी हैं गठबंधन के, वो हैं हमारे साथ। वो चाहे पश्चिम की राजनीति के हों, चाहे और भी लोग हैं, वो सभी लोग हैं साथ में। लेकिन अगर राजभर जी को थोड़ा सा अपना नेचर बदलना चाहिए था, किस तरह पॉलिटिक्स की जाती है। हम लोग भड़बड़ ढोल पीट के राजनीति कर नहीं सकते। नहीं, वो तो सीधा सीधा आरोप आप पर लगा रहे थे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ हमको लेना होगा। ब्रेक के उस पार भी इस 2024 को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए।